बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिक्को अ स्मॉल लिजर्ड कैन क्लिम अप अ स्मूथ ग्लास विंडो। कि एक छोटी सी लिजर्ड, जैसे कि ये छोटी सी लिजर्ड है, इसे गिक्को कहते हैं, ये ग्लास की स्मूथ सरफेस के ऊपर भी चढ़ जाती है। द गिक्को हैज़ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक हेयर्स ऑन इट्स टोज, यानी इसके जो पंजे होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर होते हैं। ईच हेयर हैज़ थाउजेंड्स ऑफ पैड्स एट इट्स टिप, इसकी टिप के ऊपर बहुत सारे पैड होते हैं। द रिजल्ट इज दैट द मॉलिक्यूल्स इन द पैड्स आर एक्सट्रीमली क्लोज टू द ग्लास सरफेस ऑन विच द गिक्को इज क्लिम्ब। यानी अब ग्लास के साथ वो जो उसके टो के पैड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। वट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द गिक्कोस टो पैड्स एंड द ग्लास सरफेस, तो इनमें कौन सी अट्रैक्शन है? देखें, जो उसके टो पैड्स हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी प्रोटीन के बने होते हैं। अब प्रोटीन और ग्लास की जो सरफेस है उसमें सिर्फ एक ही फोर्सेस हो सकती हैं, और वो कौन सी हैं? वेंडर वाल्स फोर्सेस। तो ये जो इतनी सारी कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय आयनिक कंपाउंड्स? अल्फा, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड हो जैसा कि सोडियम क्लोराइड, अगर हम इसे ऐड कर दें वाटर में तो क्या हो जाएगा? Na+ बन जाएगा एक्वस, और Cl नेगेटिव बन जाएगा वो भी एक्वस। इस तरह सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये तो ठीक हो गया। बीटा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो सॉलिड और हम इसे हीट कर दें एट हाई टेम्परेचर, तो सोडियम आयन बनेगा लिक्विड स्टेट में और क्लोराइड आयन बनेगा लिक्विड स्टेट में। अब चूंकि ये आयन्स क्या होंगे? फ्री होंगे, लिहाजा ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाएंगे। तो ये बात भी ठीक हो गई। दे आर इन द सॉलिड स्टेट। चूंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान, जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स है। तो इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में। ये रूम टेम्परेचर प्रेशर पे गैस या लिक्विड हो ही नहीं सकते। तो चार्ली भी करेक्ट है। दे शो आइसोमेरिज्म, ये रॉन्ग है, क्योंकि आइसोमेरिज्म का मतलब है कि कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हो जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो ये कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं? ये कोवेलेंट कंपाउंड्स शो करते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स ये शो नहीं करते। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। स्टेटमेंट 1 है कि मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला CH4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और 109.5 डिग्री एंगल। अब देखिए ये मीथेन की स्ट्रक्चर है, तो ये हमें नज़र आ रही है कि ये टेट्राहेड्रल है। देखिए कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं? 4, एक और ये एक s और 3 p। तो इसीलिए ये बेसिकली 4 डायरेक्शंस में हमें अपेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये करेक्ट है। इथीन है, sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर और 120 डिग्री एंगल। तो अब देखें किसी भी एक कार्बन को अगर हम देखें, जैसे कि ये कार्बन है, तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर है। अगर हम इस कार्बन की ज्योमेट्री देखें, दिस इज अगेन ट्राइगोनल प्लेनर। जिस तरह टेट्राहेड्रल के अंदर ये वाला एंगल 109.5 डिग्री है, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है दिस विल बी 120 डिग्री, और शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर।
और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 ऑर्बिटल्स, एक s और 2 p, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन है, ये स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री एंगल है। अब ये बेंजीन है। अगर आप इसमें भी किसी भी कार्बन को, मसलन इसको देखें तो गौर से देखिए, ये भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और इसके अंदर भी उसी तरह 1, 2 और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये sp2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है और 3 भी, सो द आंसर इज डेल्टा। Question number 4. Consider the following statements about London dispersion forces. First, they increase with increase of electronic cloud of the atom or molecule. जैसा हमारे पास ग्रुप 7a एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम हैलोजन्स भी कहते हैं, इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन शामिल हैं। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम इन दिस ग्रुप मूव करते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। यही वजह है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट फॉर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसका मतलब जिस ऑप्शन में 1 नहीं है वो रॉन्ग है। अब देखिए, बीटा में भी नहीं है और चार्ली में भी नहीं है, तो बीटा भी गलत हो गया और चार्ली भी गलत हो गया। सेकंड, दे इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ सब्सटेंसेस। अगर हम कहते हैं जी हमारे पास एक CH4 है, एक हमारे पास CH3 है। अब CH4 का मॉलिक्यूलर मैस 16 ग्राम है, जबकि CH3 का कितना है, ये CH3 का 15 और 15 30 ग्राम। हम जानते हैं कि CH3 में 2 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है, जबकि मीथेन में सिर्फ 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो ईथेन में लंदन डिस्पर्शन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू मीथेन। यही वजह है कि ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज़्यादा होता है। तो मॉलिक्यूलर मैस बढ़ने से भी ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती। इसका मतलब जिसमें 2 नहीं है वो गलत। अब अल्फा में 2 नहीं है तो वो गलत, तो एक ही ऑप्शन बची, वो कौन सी है, डेल्टा। सो द आंसर विल बी डेल्टा। अब तीसरी स्टेटमेंट वैसे हम पढ़ लेते हैं, दे इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए, चाहे ये सही होता चाहे गलत होता, पक्की बात थी, आंसर कौन सा था, डेल्टा। लेकिन ये भी सही है, ये सरफेस एरिया भी यही बात ही है जिसे आप पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट बोलते हैं। तो मीथेन में 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इथेन में 2, इसी तरह पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6 वगैरह वगैरह। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज कंपैरेटिवली मोर पोलर। अल्फा में बॉन्ड H और Br का है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और Br की 3.0 है। बीटा NH3, इसमें N और H का बॉन्ड है, H की 2.1 और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। चार्ली में NO, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और O की 3.5। डेल्टा में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड है वो O और H का है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। अब अगर हम इन चारों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें तो HBr का 0.9, HN का 0.9, NO का 0.5 और HO का 1.4। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई से 2 बॉन्डेड एटम्स का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है उतना वो ज़्यादा पोलर होता है। तो अब इसमें चूंकि H और O का
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है तो फिर सबसे ज़्यादा पोलर होगा इथाइल अल्कोहल, सो द आंसर इज डेल्टा। Question 6. Which of the following statements is incorrect about covalent compounds? अल्फा है they dissolve easily in non-polar solvents. आम तौर पे covalent compounds non-polar होते हैं तो एक solubility principle है like dissolves like के non-polar किस में आसानी से dissolve हो जाएंगे, non-polar में। अल्फा ठीक। बीटा they have rigid and directional bond, इनमें रिजिड और डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। अगर हम कोई कोवेलेंट कंपाउंड के बॉन्ड की बात करें तो मसलन जैसे H और H का बॉन्ड है तो ये H और H का बॉन्ड इधर कभी भी नहीं हो सकता, इसी तरह H और H का बॉन्ड यहाँ भी नहीं हो सकता, ये जब भी होगा तो सिर्फ यहाँ होगा, तो इसका मतलब ये रिजिड भी है और इसकी ख़ास क्या भी है, डायरेक्शन भी है, तो बीटा सही हो गया। चार्ली दे शो आइसोमेरिज्म, कोवेलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जी कंपाउंड है CH3 CH2O H इथाइल अल्कोहल और एक है CH3O CH3 डाइमिथाइल ईथर, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, C2H6O, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। लेकिन ये बात गलत है कि ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म कौन शो करते हैं, आयनिक कंपाउंड। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे NaCl और CSF की ज्योमेट्री सेम होती, कौन सी ज्योमेट्री होती है, क्यूबिक। अब सेम क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर दो खूबियां हैं। एक खूबी क्या है कि इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम है। जैसे देखें NaCl में Na1 और Cl1 1:1 रेशो है, CSF में CS1 FB1 1:1 रेशो है। दूसरा इनका वे ऑफ कम्बिनेशन सेम है, वे ऑफ कम्बिनेशन सेम है। याद रखें बच्चों, यही जो दो बातें हैं इन्हें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं रेडियस रेशो। तो हम आम लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि अगर दो कंपाउंड्स जो कि आयनिक हों उनकी रेडियस रेशो सेम हो तो उनकी ज्योमेट्री भी सेम होती है, तो ये क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की खूबी नहीं है। सो द आंसर विल बी चार्ली। अगर हम डेल्टा को डिस्कस करें तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक या कोवेलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन स्लो होते हैं। अब स्लो कैसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास एक एस्टर हो जैसे इथाइल एसीटेट, हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल एसिड। अब क्या होगा, सबसे पहले ये CO बॉन्ड टूटेगा और इधर HO बॉन्ड टूटेगा, फिर CH3C डबल बॉन्ड O वाला जो पार्ट है ये OH से जुड़ेगा यानी बॉन्ड बनेगा, और इधर इसका O इस H से अपना बॉन्ड बनाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2OH। अब चूंकि इसमें पहले बॉन्ड टूटे फिर बने तो वक्त क्या लगेगा, ज़्यादा, तो हम कहेंगे ये रिएक्ट करने में कैसे हैं, स्लोअर हैं, तो ये ठीक है। सो द आंसर इज चार्ली। Question 7. Which of the following statement does not match correctly for bond length along with hybridization? अल्फा पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 इसका फार्मूला है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। अगर हम BF3 की शेप बनाएं तो BF3 की ये शेप है। अब चूंकि B पे कोई लोन पेयर नहीं है तो ओवरऑल इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो 3 हैं, तो अगर पहला S होगा तो बाकी दो किसकी वजह से होंगे, P, तो इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। तो हमें नज़र आ रहा है कि आंसर क्या होगा, अल्फा। बाकी भी देख लेते हैं। मोनोसिलेन CH4, अब एक सिलिकॉन 4 और एटम से जुड़ा है तो sp3, ये SiH बॉन्ड है और ये इसकी बॉन्ड लेंथ है। इसी तरह इथेन C2H6
इथेन के अंदर क्या है कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो एक कार्बन जो है उसके बाहर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। कोई भी कार्बन देख लें, जैसे 1, 2, 3 और 4, तो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 और CC बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है। एसीटोन है, एसीटोन के अंदर क्या है? ये C डबल बॉन्ड O। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। देखें C डबल बॉन्ड O है। अब इस कार्बोनाइल का ये वेस्पर थ्योरी के मुताबिक कितने पेयर होंगे? 1। ये भी 1 होगा, ये भी, टोटल 3। तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया, एक S और 2 P की वजह से, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 122 पिकोमीटर। तो बाकी सब ठीक है। गलती कहाँ पे थी कि BF3 में जो B है वो कौन सा हाइब्रिडाइज था? एक्चुअली sp2, और ऑप्शंस में क्या था? sp3। सो द आंसर इज अल्फा। Question 8. All of the following molecules involve 2 electron pair and show linear geometry except, यानी बाकी सब में सेंट्रल एटम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और लीनियर ज्योमेट्री है, लेकिन एक में ऐसा नहीं है। अब हम इन्हें ड्रॉ कर देते हैं। जैसे HCN है, ये ऐसी स्ट्रक्चर है। अब आप देखें वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करना है। तो एक ये हो गया और एक ये, 2 पेयर हो गया। तो कौन सी ज्योमेट्री होगी? लीनियर। बीटा पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी ऐसे है, ये डबल बॉन्ड भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये डबल बॉन्ड भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और लीनियर ज्योमेट्री। SO2। अब देखिए सल्फर चूंकि छठे ग्रुप का मेंबर है तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इधर यूज हुआ बॉन्ड बनाने में, एक इधर और एक इधर, टोटल यूज हुए इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कितने बच गए? 2। तो वो किसकी शक्ल में होगा? लोन पेयर की शक्ल में। अब जब हम इसके बाहर इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे तो देखिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ये भी एक होगा और ये भी, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 3। तो इसका मतलब फिर आंसर कौन सा हुआ? चार्ली। इसी तरह CS2 है। CS2 किस जैसा है? बिल्कुल वैसे है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे? ये भी एक कंसीडर होगा, ये भी। तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और कौन सी ज्योमेट्री? लीनियर ज्योमेट्री। क्वेश्चन 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? देखिए डायपोल फोर्सेस भी 2 मॉलिक्यूल्स जो कि डायपोल हों उनके दरमियान फोर्सेस हैं। जैसे HCl, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। एक और HCl, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो एक डायपोल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम और दूसरे डायपोल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एटम में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उन्हें डायपोल फोर्सेस कहते हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हैं? मिसाल के तौर पे एक H2 और दूसरे H2, यानी दोनों नॉन पोलर हैं लेकिन एक दूसरे की वजह से पोलैरिटी इनमें क्या होगी? इंड्यूस होगी। तो इनमें जो फोर्सेस होंगी वो कहलाएंगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वाटर है और एक और वाटर है। अब इनके अंदर जब हम देखेंगे फोर्सेस तो कौन सी फोर्सेस होंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब पक्की बात है, आंसर क्या है? डेल्टा, क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये किसके दरमियान होता है? कैटाइन और एनाइन। दिस इज अ टाइप ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। Question 10. Consider the following statements about valence bond theory of covalent bond. पहली बात क्या है जी? Covalent bonds are formed by the overlapping of half-filled atomic orbitals present in the valence shell of the atoms participating in bonding. जैसे देखें, अगर हम कहते हैं कि जी हमने H2 बनाना है तो इसके लिए हमें 2 H चाहिए। अब 2 H में से कोई भी H है, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। अब ये 1s1 जो है ये कैसा है? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है।
तो H2 का मतलब इस जैसे दो H मिलेंगे। अब ये भी 1s1 होगा और दूसरा भी। S की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। दूसरा भी 1s1। अब इनकी क्या होगी आपस में? ओवरलैपिंग। अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ये जो S ओवरलैपिंग कहलाएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो क्या होगा? वो अपोजिट होगा। ये इलेक्ट्रॉन का हम स्पिन शो कर देते हैं अपोजिट, और इससे क्या होगा? H और H का बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम उसे शो करें तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन दोनों के कहाँ होगी? दरमियान में होगी, और इस तरह ये H बॉन्ड H हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जो नीचे क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, हमने गलत बताना है। इसका मतलब पक्की बात है कि जिसमें 1 है वो गलत है, क्योंकि 1 तो सही था। फिर दूसरी स्टेटमेंट है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ एनर्जी, बिल्कुल गलत। जब भी ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी आएगी ना। तो इसका मतलब जिसमें 2 है तो 2 गलत है, तो चूंकि गलत पूछा था तो वो सही हो सकता है। इसका मतलब यह है कि चार्ली में 2 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब बीटा और डेल्टा में से अगर हम देखें तो डेल्टा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें भी 1 था और हमने पहले कह दिया 1 तो सही है, और हमने क्या ढूंढना है? गलत। तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर बीटा होगा। वैसे हम बाकी स्टेटमेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। जैसे तीसरी है कि द ऑर्बिटल्स अंडर गोइंग ओवरलैपिंग मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो यहाँ देखें जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्पिन अपोजिट हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से, वो वीक होगा। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 11 है इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द सेंट्रल एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स देन ऑक्टेट एक्सेप्ट, यानी सब में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेंटर सब में ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है सिवाय एक के, मतलब एक का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब जरा गौर से देखें, ये जो BF3 है इसमें B थर्ड ग्रुप का और बॉन्ड भी 3 बना रहा है, तो इसका मतलब ये 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन है। BeCl2 है, बेरिलियम किस ग्रुप का? सेकंड का। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने बॉन्ड बना दिए, तो 2 पेयर हो गया। 2 पेयर का मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। चार्ली पे BF4 नेगेटिव है। अब देखिए असल में क्या था? असल में ये था BF3, तो चूंकि बोरॉन तीसरे ग्रुप का था, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड जब बन गया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 पेयर हो गया। अब कहीं से आया F नेगेटिव, उसने इसके साथ बना लिया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया तो ओवरऑल इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और इस B का क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल क्या था कि बाकी सब में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है सिवाय एक के, तो सिवाय एक कौन सा था? वो चार्ली था। डेल्टा को चेक कर लेते हैं। देखिए AlCl3 एल्यूमिनियम भी बोरॉन की तरह तीसरे ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने बॉन्ड बना लिए, तीनों बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कंफर्म आंसर चार्ली। क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉन पोलर, कौन सा नॉन पोलर है? देखें हम जानते हैं कि नॉन पोलर की कुछ निशानियां होती हैं। नॉन पोलर कंपाउंड, याद रखें बच्चों, नॉन पोलर कंपाउंड कौन सा होता है? वो होता है जिसमें सेंट्रल एटम जो है उसके ऊपर नो लोन पेयर, उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो सेंट्रल एटम को सराउंड करने वाले एटम्स हैं, सराउंड करने वाले जो एटम है किसको? सेंट्रल एटम को, वो क्या होने चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। तो फिर ऐसा जो कंपाउंड होता है चाहे उसमें पोलर बॉन्ड्स हों पर वो खुद नॉन पोलर होता है।
और ऐसे को हम सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। तो जो सिमेट्रिकल होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर। अब देखिए जैसे अल्फा ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन में क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको नज़र आ गया होगा ये सिमेट्रिकल है, जितना डायपोल मूवमेंट इधर उतना इधर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो ये नॉन पोलर। SO2 है, अभी हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करके आए थे, तो ये बेंड स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। उल्टा अगर हम इन दोनों डायपोल मूवमेंट्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, और जब हम इसके रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा, तो इसका डायपोल मूवमेंट होगा तो ये क्या होगा, पोलर होगा। इसी तरह CO है, देखिए CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाली इसकी स्ट्रक्चर है। इसका जो O का एक और पेयर होता है दूसरा, वो इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। इसी तरह N है, N ऑक्सीजन से जुड़ता है, किससे, डबल बॉन्ड से। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसे लोन पेयर होता है। अब O का एक इधर इलेक्ट्रॉन पे है, दूसरा इधर है। इसी तरह से अगर हम इसकी बॉन्डिंग को देखें, अब एक और इसी तरह जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर यूज हुआ, एक इधर यूज हुआ, बाकी कितने रह गए, 3। तो ये ऐसे है, तो याद रखना है, बाज़ औक़ात आ जाता है कि इनमें से कौन सा पैरा मैग्नेटिक है। तो पैरा मैग्नेटिक वो होता है जिसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या भी है, पैरा मैग्नेटिक। तो बहरहाल सिर्फ एक ही स्पीशी ऐसी थी जिसमें दोनों डायपोल एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे थे, कैंसल, और वो क्या होगा, वो नॉन पोलर होगा। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। अब अगर हम ये बॉन्ड्स देखें तो सबसे पहली तो बात ये है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। तो हम यहाँ से ऑप्शन स्किप करते हैं, अल्फा तो हो नहीं सकता, क्यों कि इसके अंदर बॉन्ड्स की तादाद सबसे कम है। दूसरी बात, अब चूंकि मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी पूछी है, तो अब एक CC डबल बॉन्ड है, एक CC ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों में सिमिलर एटम है, तो ज़ाहिर सी बात है बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, CC ट्रिपल बॉन्ड का, तो फिर ये चार्ली भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचती हैं दो, एक CO डबल बॉन्ड और एक CC ट्रिपल बॉन्ड। तो CO डबल बॉन्ड में पोलैरिटी और बॉन्ड ऑर्डर कम है, और इसमें नॉन पोलैरिटी और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। तो अगर हम इसका डाटा देखें तो हमारे पास कुछ ये डाटा है, देखिए CC की 348, सिंगल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की 839, डबल बॉन्ड की 614 और C डबल बॉन्ड O की 799। तो किसकी सबसे ज़्यादा है, CC ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर का फैक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर हावी है। तो आंसर क्या हुआ, बीटा। क्वेश्चन 14, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट लिविस एसिड। अब बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिविस एसिड होता क्या है। याद रखें, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर, और वो लोन पेयर डोनर हो, क्या हो, लोन पेयर डोनर, तो हम उसे असल में कहते हैं लिविस बेस। क्या कहते हैं, लिविस बेस कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो लिविस एसिड होगा उसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोन पेयर क्या होगा, वो एक्सेप्टर होगा। अब ज़रा गौर से देखें, अगर हम यहाँ BF3 की स्ट्रक्चर बनाएं तो BF3 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये होगी BF3 की। आप जानते हैं कि यहाँ B का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर होने का मतलब ये क्या है, लिविस एसिड है। अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वाटर के O पे जो कि सेंट्रल एटम है, 2 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है, डोनर है, तो ये क्या है, ये लिविस बेस है। चार्ली क्या है, AlCl3। अगर हम AlCl3 की स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ एल्यूमिनियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और जो एक्सेप्टर है हमने कहा वो क्या है, वो लिविस बेस है बेसिकली।
इसी तरह फिर हमारे पास है BeCl2, अभी हमने इसकी भी स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। BeCl2 में बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी एक्सेप्टर है। तो हमने डिस्कस किया कि जो एक्सेप्टर है वो बेसिकली लिवेस एसिड है। अब देखिए ये भी एक्सेप्टर था, ये भी एक्सेप्टर था, ये भी, तो डोनर कौन है? H2O। इसका मतलब ये लिवेस एसिड नहीं है बल्कि लिवेस बेस है। सो द आंसर इज बीटा। Question 15. Vesper theory is not based on which of the following postulates? Vesper theory इनमें से किस postulate पे बेस नहीं करती? अगर हम Vesper theory देखें तो Vesper theory के postulates में से एक ये postulate भी होता है। अब सबसे पहले अल्फा ऑप्शन क्या है? Both the lone pairs and bond pairs determine geometry of molecule। बिल्कुल ठीक। Lone pair occupy more space than bond pair। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल है अमोनिया की, तो अमोनिया में N के ऊपर एक लोन पेयर होता है, जबकि 3 बॉन्ड पेयर भी होते हैं। अब लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियाई के अंदर होता है। इसीलिए लोन पेयर जो है, अगर हम उसकी स्पेस की बात करें तो वो ज़्यादा है किसकी स्पेस की निस्बत? बॉन्ड पेयर की स्पेस की निस्बत। तो ये भी ठीक है। चार्ली है 3 electron pairs of a triple bond contain a higher charge density। भाई जाहिर सी बात है, अगर 2 एटमों के दरमियान 3 बॉन्ड हो तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, 2 होंगे तो उससे ज़रा कम होगी, 1 होगा तो और कम होगी, तो ये चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर होगा। जबकि डेल्टा क्या है कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, तो ये नॉट ट्रीटेड की बात गलत है। ये आपको एक पास्टुलेट नज़र आ रहा है कि देखिए अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास BF3 है और एक हमारे पास है SO3, तो अब आप देखें दोनों में चाहे बॉन्ड्स की तादाद एक्चुअली डिफरेंट है, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट का स्टाइल है उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लिहाजा हम क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड को भी क्या कंसीडर करते हैं? सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं। तो फिर डेल्टा गलत था और गलत ही पूछा था। सो द आंसर इज डेल्टा। Question 16. Which of the following is not basic condition for the formation of ionic bond? देखिए अल्फा है 1 एलिमेंट मस्ट हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी लो होती है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह बीटा है अदर एलिमेंट मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। भाई जो पीरियोडिक टेबल का 7A के एलिमेंट्स होते हैं उनकी होती है हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब यही वजह है कि फर्स्ट ए में से सीजियम जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है और सेकंड ए में से अनएक्सपेक्टेडली थोड़ी सी वेरिएशन के साथ हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है किसकी? सीजियम की। तो सीजियम फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा कौन सा करैक्टर है? आयनिक करैक्टर है। जबकि चार्ली में क्या है? द एलिमेंट्स विच फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर आर इक्वल टू 1.7। अब अगर इक्वल या 1.7 की बात हो तो जैसे हम जानते हैं H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, तो डिफरेंस क्या है? 1.9 है, जो कि 1.7 से ज़्यादा है। तो इसके मुताबिक फिर इसे क्या होना चाहिए? आयनिक, पर ये आयनिक नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस की कंडीशन है ये कोई लाजमी शर्त नहीं है। तो फिर लाजमी शर्त कौन सी है? लाजमी शर्त है अल्फा और बीटा। सो द आंसर इज चार्ली। Question 17. In styrene molecule, the number of sigma and pi bonds are। अब ये स्टायरीन की स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्टायरीन की स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो ये कुछ ऐसे होगी। ये यहाँ पे CH, ये डबल बॉन्ड, ये फिर CH, ये फिर डबल बॉन्ड, ये CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, CH, ये फिर डबल बॉन्ड, ये CH, ये C सिंगल बॉन्ड, ये फिर देखिए CH, ये डबल बॉन्ड और ये CH2। अब देखें आपके सामने है, इसमें हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब
ये जो मैं टिक कर रहा हूँ, यानी जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है उनमें से एक लाजमी सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो अब आप देखिए पाई बॉन्ड्स की तादाद कितनी है, 4 है। तो डेल्टा में 4 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब डेल्टा तो गलत हो गया। अब सिग्मा कितने हैं? सिग्मा है जनाब हमारे पास कितने, इनको हम काउंट कर लेते हैं। देखिए ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11, 12, 13, 14, 15 और ये कितने 16। तो 16 सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड। सो द आंसर इज अल्फा। Question 18. Which of the following molecules has only London dispersion forces? इसका मतलब वो नॉन पोलर होना चाहिए। अब नॉन पोलर की कंडीशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम उसके मुताबिक क्लोरोफॉर्म को देखें तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्लोरोफॉर्म क्या है, ये है CHCl3। अब देखिए कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है, इसके बाद सारे एटम एक जैसे नहीं है, इसका मतलब पक्की बात है ये क्या है, पोलर। अगर पोलर है तो इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अलावा और भी फोर्सेस होंगी। प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन क्या है, C डबल बॉन्ड O आ गया इसमें, इसके अंदर पोलैरिटी है। अगर पोलैरिटी है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अलावा और भी फोर्सेस होंगी। इसी तरह प्रोपेनल है, प्रोपेनल क्या चीज़ है, एल्डिहाइड है। बेसिकली ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O आ गया, ये भी पोलैरिटी। तो अदर देन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और भी फोर्सेस होंगी। इसी तरह प्रोपेन जो कि एक अल्केन है, अल्केन के हाइड्रोकार्बन, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 19. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ? अब देखिए अभी हमने कुछ कंपैरिजन करना सीखा था। देखिए ग्रेटर बॉन्ड लेंथ का मतलब ये है कि बॉन्ड एनर्जी कम होगी। अब हम डिस्कस करके हैं कि बॉन्ड एनर्जी कब कम होती है, जब बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। इसका मतलब अल्फा और बीटा में चूंकि चार्ली और डेल्टा की निस्बत बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसका मतलब क्या है कि इनकी बॉन्ड एनर्जी कम और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पक्की बात है चार्ली और डेल्टा तो आंसर हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से देखिए C और O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जबकि C और C में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। तो इसका मतलब किन में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, C डबल बॉन्ड O में। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो फिर पक्की बात है आंसर बीटा। अब ये डाटा भी दिया हुआ है इनकी वैल्यूज़ का, इसको देख के भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये वैल्यूज़ याद भी कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। तो आंसर देखिए बीटा हो गया। Question 19. In which of the following molecule the bond angle has the smallest value? किसकी बॉन्ड एंगल की सबसे छोटी वैल्यू है? अगर हम बच्चों वाटर की बात करते हैं तो वाटर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो एक्चुअली टेट्राहेड्रल है, लेकिन जो शेप है वो बेंट होती है। और ये जो एंगल है ये 104.5 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री। बीटा अमोनिया, अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो इसकी ट्राइगोनल पायरामिडल शेप और एंगल था 107.5 डिग्री। इसी तरह NF3, इसकी शेप भी ट्राइगोनल पायरामिडल थी, लेकिन ये जो एंगल था दिस वाज 102 डिग्री। H3O प्लस ये किस जैसा है, ये अमोनिया जैसा है। H3O प्लस किस जैसा है, अमोनिया जैसा, यानी शेप ट्राइगोनल पायरामिडल है और जो एंगल है वो तकरीबन 107.5 डिग्री। अब देखें सबसे कम हमसे पूछा था बॉन्ड एंगल, तो देखिए इनमें सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है 102 डिग्री। सो द आंसर इज NF3 यानी चार्ली। Question 21. Which of the following compounds has greater covalent character? अब हम डिस्कस कर चुके हैं फैजन्स रूल। इसमें फैजन्स रूल का ये वाला पॉइंट देखें। इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है कब, जब साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो जाता है। लें जी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देखिए LiCl है, इसी तरह NaCl है, फिर
KCl है और CSCl है। तो गौर से देखिए एनाइन से हमें किसको चेंज किया, हमने कैटाइन को चेंज किया। कैटाइन किस ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का। और हम जानते हैं ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो ये बात हमें समझ आ रही है कि फैजन्स रूल के मुताबिक जब कैटाइन का साइज इंक्रीज होता है तो कोवेलेंट करैक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करैक्टर। तो अब देखिए सवाल क्या था, ग्रेटर कोवेलेंट करैक्टर, तो किसका होगा, LiCl, आंसर अल्फा। क्वेश्चन 22, द रेडियस एंड चार्ज ऑफ 6 आयंस आर शोन बिलो। ये आयन है, उनका रेडियस भी बताया हुआ है, चार्ज भी मेंशन किया हुआ है। द आयनिक सॉलिड्स JX, LY, MZ आर ऑफ द सेम लैटिस टाइप। मतलब सपोज आयनिक है, what is the correct order of their lattice energies, placing the one with the highest numerical value first, यानी सबसे ज़्यादा आयोनाइज लैटिस एनर्जी वाला कंपाउंड पहले होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बच्चों डिस्कस किया कि बेसिकली जो लैटिस एनर्जी है ये डिपेंड करती है किस पे, ये डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो पे। और जितनी चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा उतनी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा। मतलब अगर चार्ज ज़्यादा तो ये ज़्यादा, लेकिन साइज ज़्यादा तो ये कम। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा कैटाइन है जिसका चार्ज ज़्यादा हो और कौन सा ऐसा एनाइन है जिसका चार्ज ज़्यादा हो। तो आपके सामने है, देखें एक ही कैटाइन है जिसका चार्ज ज़्यादा है M+2, एक ही एनाइन है जिसका चार्ज ज़्यादा है, क्या है, Z-2। तो +2 -2 से कैंसल, तो बनेगा क्या, MZ। इसका मतलब MZ में कैटाइन भी और एनाइन भी ग्रेटर चार्ज और स्मॉल रेडियस वाला है। अगर ग्रेटर चार्ज और स्मॉल रेडियस है तो इसका मतलब चार्ज टू साइज रेशो क्या है, ज़्यादा है। तो जब चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ से M ख़त्म हो गया और यहाँ से Z। अब इन ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन में MZ दिया हुआ है पहले और वो है बीटा। तो पक्की बात है आंसर तो बीटा है, लेकिन हम बाकियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए JX क्यों है ये हम समझ लेते हैं। देखिए ये बाकी दो कैटाइन है, दोनों पे +1 है। अब अगर चार्ज सेम है तो हम वो ढूंढेंगे जिसका साइज कम हो ताकि क्या ज़्यादा हो, लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो। तो आप देखिए J और L में से किसका साइज कम है, J का। तो इसका मतलब कैटाइन में J होना चाहिए। आप देखिए J दिया हुआ। अब आप आगे एनाइन में, अब X भी -1 है, Y भी -1 है, चार्ज सेम है तो किसको देखेंगे, जिसका साइज कम हो ताकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो। तो देखिए X माइनस का 0.14 है, Y माइनस का 0.18 है, तो किसका कम है, X -1 का। तो J के साथ क्या होना चाहिए, X होना चाहिए। देखिए JX है। इसी तरह फिर देखें अब J भी हमने J को भी क्लोज कर दिया, X को भी, तो बचा ये कौन सा, इधर से L और इधर से Y। तो ये देखिए L और Y आ गया। तो आंसर इज बीटा। Question 23, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड के बारे में है कि इट इज फाउंड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है F और F का जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये इनकी लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह पाई बॉन्ड किससे बनता है, वो जी 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है। बीटा, इट हैज सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी। सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है कि चार्ज डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान होती है, ठीक है। इट हैज नो सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी, इसलिए कि वो चार्ज डेंसिटी अबव द प्लेन भी हो सकती है और बिलो द प्लेन भी हो सकती है। चार्ली, इट हैज 1 लोब ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। अब देखिए ये न्यूक्लियाई के दरमियान एक लोब है इसका। It has 2 lobes of electron density on opposite side of internuclear axis। देखिए ये internuclear axis है, एक लोब ऊपर है एक नीचे है, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा, it has restricted rotation about the internuclear axis
यानी कार्बन कार्बन FF या कोई भी और दो एटम उनके दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो उनको आप रोटेट नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत, आप तो रोटेट कर सकते हैं। इट हैज़ फ्री रोटेशन अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, कि जी ये यहाँ आप पाई बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब पाई बॉन्ड तो बनता ही तब है जब पहले कोई और बॉन्ड हो। तो अब इसको आप डबल बॉन्ड वाले कोई भी एटम्स को तब रोटेट कर सकते हैं जब इनमें से जो पाई बॉन्ड है ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो नॉर्मल कंडीशंस पे इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती कि ये बॉन्ड क्या हो, ब्रेक, इसीलिए डबल बॉन्डेड एटम्स यानी जिसमें कौन सा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। तो डेल्टा ऑप्शन उलट लिखी हुई है, सिग्मा वाली पाई में और पाई वाली सिग्मा में, सो द आंसर इज डेल्टा। Question 24. Which of the following statements is not matched correctly for ionic and covalent bonds? अब ionic bond को electrovalent bond कहते हैं. It is formed by complete transfer of electron या electrons from one atom of the element to the other, यानी metal से non metal की तरफ, ठीक है. Covalent bond, mutual sharing of electron between two atoms, ये भी ठीक है. Beta, the migrated electron या electrons belong to only one of the two bonded atoms, जैसे NaCl में ionic bond है तो Na अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, Cl को, इसीलिए Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस. The shared electron pair belongs to both bonded atoms, जैसे H और H में कोवलेंट बॉन्ड है तो उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक H का है, दूसरा दूसरे H का. चार्ली, इट इज डायरेक्शनल बॉन्ड, बिल्कुल गलत, आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता. क्यों कि मसलन NaCl की स्ट्रक्चर में जो Na प्लस होता है उसके लेफ्ट पे भी एक Cl माइनस होगा, राइट पे भी एक Cl माइनस होगा, ऊपर भी एक Cl माइनस होगा, नीचे भी एक Cl माइनस होगा. इसी तरह एक Cl माइनस फ्रंट पे होगा और एक Cl माइनस कहाँ होगा, बैक साइड पे. तो ये कौन सी शेप होती है, हम पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप. इसका मतलब वैसे तो अगर हम देखें तो Na+1 Cl-1, तो एक Na प्लस को कितने Cl माइनस से जुड़ना चाहिए था, एक से, लेकिन वो कितनों से जुड़ रहा है, 6 से. इसका मतलब पक्की बात है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शनल, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में लिखा हुआ है नॉन डायरेक्शनल. ये हमेशा डायरेक्शनल होता है. कैसे, अब देखिए H और H का बॉन्ड है, मैं कहूँ जी यहाँ होगा, कतन ऐसा नहीं होगा. मैं कहूँ जी ये इधर होगा, ये भी ऐसे नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ ही होगा. इसका मतलब इसकी खास क्या है, डायरेक्शन है. तो ये है डायरेक्शनल, तो यहाँ क्या लिख दिया, नॉन डायरेक्शनल. तो पक्की बात है चार्ली गलत है और यही हमारा आंसर है. डेल्टा देखें कि इसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से शो करते, जैसे NaCl में हमने शो कर दिया, और कोवलेंट बॉन्ड को एक लाइन से जैसे H और H में शो कर दिया. तो ये ठीक है, तो हमने गलत बताना था. सो द आंसर इज चार्ली. Question 25. It has been observed that the chemical reactivity of elements depends upon their, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखें relative atomic mass और fractional atomic mass का reactivity से कोई लेना देना नहीं है. अब बची दो ऑप्शन, एक एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना होता तो फिर आंसर एटॉमिक नंबर होता, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो फिर आंसर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही होगा. मैं आसान सी एक एग्जांपल दे देता हूँ. देखिए बच्चों, सपोज हमारे पास है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये क्या होगा, ये होगा 1s2 और 2s1. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि सपोज हमारे पास है बेरिलियम, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 और फिर 2s2. अब ये इसका पहला शेल, ये वैलेंस शेल, ये इसका पहला शेल, ये इसका वैलेंस शेल. अब हमें पता है कि लिथियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, लो होगी. जबकि आप जरा नीचे वाले को देखें, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और हैं भी किस में, S में, तो S में तो होते ही 2 हैं. इसका मतलब ये तो कंप्लीटली फिल्ड है. इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वो लिथियम की निस्बत कैसी होगी, वो हाई होगी. तो हमें समझ आ गई कि अगर लिथियम और बेरिलियम दोनों क्या हैं, मेटल्स हैं, तो मेटल तो वो रिएक्टिव होती है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो.
तो पता लग गया कि लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम। तो ये हमें कहाँ से पता चला? सिर्फ एटॉमिक नंबर देख के तो हम नहीं बता सकते थे। कहाँ से देख के बताया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। सो द आंसर इज 4। क्वेश्चन 26, नो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज बिकॉज ऑफ, क्यों? व्हेन कैटाइंस एनाइन अप्रोच ईच अदर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। भाई जब कैटाइन किसके करीब आते हैं? एनाइन के, तो इनमें एक दूसरे को अट्रैक्शन रिपल्शन से डिस्टॉर्शन भी होती है। मसलन जैसे Na+ है तो इसमें कोई सिर्फ प्लस चार्ज तो नहीं है ना, इसके इलेक्ट्रॉन भी तो हैं। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्शन से क्या हो सकती है? डिस्टॉर्शन हो सकती है। इसी तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टू सम एक्सटेंट। जब भी डिस्टॉर्शन होगी तो कुछ हद तक क्या भी हो सकती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है। ये बात भी सही है। चार्ली, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन CSF ओनली। बात तो सही है, एक फैक्ट है, पर ये इस बात की क्या नहीं है? रीजन नहीं है। तो रीजन फिर कौन सी हुई? अल्फा और बीटा, जो कि कहाँ मेंशन किया हुआ है? दोनों को डेल्टा पे। तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 27, मार्क द पेयर ऑफ स्पीशीज विच हैव डिसिमिलर ज्योमेट्री। अब देखिए अल्फा में क्या है जी? BF3। अब BF3 क्या है? AB3 टाइप। AlCl3 क्या है? AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। दोनों की सेम ज्योमेट्री है। HgCl2 है, AB2 टाइप है। BeCl2 है, AB2 टाइप है, सेम ज्योमेट्री। SO2 कौन सी टाइप है? AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। SnCl2 ये भी AB3 टाइप है विद 1 लोन पेयर, सेम ज्योमेट्री। NH3 ये AB4 टाइप है विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। वाटर कैसा है? ये भी AB4 टाइप बट विद 2 लोन पेयर। तो इसका मतलब NH3 और H2O की कंडीशन सेम नहीं है, लिहाजा ज्योमेट्री भी सेम नहीं होगी। तो इसकी क्या है? ट्राइगोनल पिरामिड, और इसकी क्या है? बेंट V शेप्ड या एंगुलर। सो द आंसर इज डेल्टा। 28, द बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज एनर्जी which is required to break all the bonds of particular type in 1 mole of the substance. There are 4 applications of bond energy. ये आपने याद रखनी है। Which one is the most important? एक comparing the strength of bond, यानी हम कंपेयर कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे CC ट्रिपल बॉन्ड और CC डबल बॉन्ड में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें पता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम पढ़ चुके हैं। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। तो जब भी हमने इनके रिएक्शन करवाने होंगे तो हम उसके मुताबिक कंडीशन देकर रिएक्शन करा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, तो ये क्या है? ये बॉन्डिंग ही है ना। ये बॉन्डिंग का ताल्लुक किससे? स्ट्रक्चर से। जैसे स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, sp हाइब्रिडाइजेशन से, उसी में हम ट्रिपल डबल या सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं। चार्ली, एस्टिमेटिंग द इंथाल्पी चेंजेस इन अ रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंथाल्पी चेंजेस को भी हम इससे मालूम करते हैं। कैसे? मसलन ये एक रिएक्शन है कि जी डाई मिथाइल ईथर है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अगर हमें कोई ये कहे कि बॉन्ड एनर्जी से हम इसकी इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ज़रा गौर से देखिए। डाई मिथाइल ईथर में या तो CH बॉन्ड है या फिर CO बॉन्ड है। अब जितने CO बॉन्ड होंगे तो ये जो CO बॉन्ड की एनर्जी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। CH बॉन्ड जितने कितने, मसलन 6 बॉन्ड है तो इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह O डबल बॉन्ड O की एनर्जी इतनी है, चूंकि O डबल बॉन्ड O कितने हैं 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रिएक्टेंट्स में हम पढ़ के हैं चूंकि बॉन्ड टूटते हैं तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जबकि प्रोडक्ट्स में अब C डबल बॉन्ड O कितने हैं जी? ये 4 दफ़े हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाटर कितने बने थे? वाटर बने 3, और एक वाटर में 2 OH बॉन्ड है तो टोटल 6 OH बॉन्ड हो गए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोडक्ट्स के अंदर ये इंथाल्पी या
बॉन्ड एनर्जी होगी उसका साइन माइनस होगा, क्योंकि बॉन्ड बनते एनर्जी रिलीज होती है, और रिएक्टेंट्स में क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटते एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे वो क्या होगा, वो होगा इंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो आंसर इज चार्ली। डेल्टा क्या है, अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये मैकेनिज्म हम कुछ हद तक डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे बॉन्ड टूटता है, ऐसे बनता है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल बेस्ट आंसर इज चार्ली। असल मकसद भी बॉन्ड एनर्जी का ये होता। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल जो होते हैं एटॉमिक, टेकिंग पार्ट इन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हैव स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मिसाल के तौर पे 7s है तो ये जनाब, या बल्कि आसान सा हम कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे 1s जो है ये जनाब 3p के साथ हाइब्रिडाइज हो रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि इनका एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है कि 2s किससे ही हाइब्रिडाइज हो, 2p के साथ, क्योंकि एनर्जी का गैप कम है। बीटा, इट इज कैरिड आउट टू सेटिस्फाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। भाई हाइब्रिडाइजेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। भाई अगर 3 ऑर्बिटल मिलेंगे मिसाल के तौर पे, एक s और 2p, तो टोटल कितने बनेंगे, 3। तीनों का नाम क्या होगा, sp2। तो ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड ऑन one side of the nucleus. It has one lobe larger in size than the other. अब जब हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं तो उनकी कुछ इस तरह की शेप होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड पे होती है। तो ये बात सही या गलत? सही। तो आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 30, इन HF बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.9। अब चक्करबाजी है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड। तो अब दिमाग में आता है आयनिक बॉन्ड, लेकिन ध्यान से देखें आयनिक बॉन्ड की ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट होगा तो डिफरेंस जब ज्यादा होता है तो पोलर या नॉन पोलर, पोलर होता है। तो पक्की बात है आंसर अल्फा। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स ओनली। किस में सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, अभी हम चेक कर लेते हैं। अब देखें इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास है CH2, फिर डबल बॉन्ड C, इधर H, और ये क्या होगा, ये होगा CH3। इसी तरह दूसरे की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या है जी, CH2 है, फिर डबल बॉन्ड CH, इसी तरह फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड C, इधर H, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। इसकी स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C, इधर ये दोनों H और फिर ये H। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, गौर से देखनी है। ये C डबल बॉन्ड और ये आपके पास आ गई चारों की स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए इस C के बाहर कितने पेयर हैं, 3। तो हम कहते थे पहला पेयर S की वजह से, दूसरा P, फिर भी P। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp2। इसके बाहर देखिए 1 2 3 sp2। लेकिन जब आप इस C की तरफ आएंगे तो ध्यान से देखिए, इसके बाहर 1 2 3 और 4। जैसे ही 4 हुए तो एक S और 3 P। तो ये कौन सा है, sp3। इसका मतलब अल्फा नहीं हो सकता। सेम इसी तरह जब हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा में क्या है, बीटा में आप देखें इसके बाहर भी कितने पेयर हैं, 3। इसके बाहर भी कितने पेयर हैं, 1 2 और ये 3। लेकिन इस C को देखें ज़रा ध्यान से, इसके बाहर 1 2 3 और कितने पेयर हैं, 4। तो ये कौन सा है, ये sp3 है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। चार्ली क्या है, चार्ली में देखें इसके बाहर कितने पेयर है, 1 2 और ये 3। तो sp2 है। इस C के बाहर देखें 1 2 और ये 3। इस C के बाहर देखें 1 और ये 2। क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ sp2 है। चूंकि अब इसके अंदर इस C के बाहर कितने आ गए, 2। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड, sp।
इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो फिर पक्की बात है आंसर क्या होगा, डेल्टा, जो कि हमें इस स्ट्रक्चर से वाज़े नज़र आ रहा है कि इसके बाद देखिए 1 2 और ये 3 है, इसके बाद देखिए 1 2 और ये 3 है, इसके बाद पेयर देखिए 1 ये 2 और फिर 3, इसके बाद 1 2 और ये 3, सब के बाहर 3 है, इसका मतलब सब के सब कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2। क्वेश्चन 32, according to valence shell electron pair repulsion theory, the repulsive forces between the electron pair of central atom of a molecule are in the, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरता है क्योंकि वो एक न्यूक्लियस के अंडर होता है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होगी लोन पेयर की लोन पेयर से होगी। तो अब अगर लोन पेयर की लोन पेयर से है तो वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा कहाँ दी हुई है, अल्फा में, तो आंसर अल्फा। 33, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वेस्पर। देखिए BeCl2 है तो इसमें सेंट्रल एटम के बाहर 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों Cl वाले, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, कोई लोन पेयर नहीं है, AX2 टाइप, 180 डिग्री एंगल, लीनियर ज्योमेट्री, इट्स ओके। BF3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तीनों बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं, अभी डिस्कस करके है, AX3 कह सकते हैं, 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। SO2 में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, ओके। लेकिन आगे जो ज्योमेट्री लिखी हुई है ये एंगुलर है। एंगुलर क्यों है कि देखें असल में यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 नहीं थे, कितने थे, 2 थे। कैसे, गौर से देखें, अभी हम बार बार इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करके है, ये SO2 था, तो यहाँ लोन पेयर होता है ना, अब ये 1 पेयर, ये 2 पेयर और ये 3, ये वाली बात तो ठीक हो गई। लेकिन ये 1 और 1, ये 2 क्या हैं, ये बॉन्ड पेयर 2 हैं, जबकि 1 क्या है, लोन पेयर है, तो ऐसे होना चाहिए था ना, फिर ये सही था। अब क्या है, अब गलत है, तो पक्की बात है आंसर चार्ली। डेल्टा क्या है, अमोनिया, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर को हमने ए से जाहिर कर दिया, एंगल पड़ा 107.5 डिग्री और ज्योमेट्री पायरामिडल या ट्राइगोनल पायरामिड, आंसर 4। क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर बट कंटेन्स पोलर बॉन्ड। अब देखें HCl, इसमें तो एटम ही 2 हैं, अगर वो डिफरेंट है पक्की बात है ये क्या होगा, पोलर। SO3 के ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर। अब नॉन पोलर की निशानियां पड़ी कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो, नहीं है, बाहर जो एटम जुड़े हों सेम है, इसका मतलब पक्की बात है ये क्या है, नॉन पोलर। लेकिन आप देखिए इसमें बॉन्ड पोलर है क्योंकि S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, O की ज़्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव, तो इसमें बॉन्ड पोलर है बट खुद क्या है, नॉन पोलर है, तो आंसर क्या लगता है, बीटा। चार्ली पे क्या है, वाटर है। अब वाटर क्या है, वाटर की एक बेंड स्ट्रक्चर होती है, अगर ये बेंड स्ट्रक्चर है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये फिर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो दोनों डायपोल मूवमेंट हैं ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये पोलर होगा। SO2 कैसा है, अभी हमने डिस्कस किया था, ये बेंट है बिल्कुल वाटर की तरह, इसमें भी क्या है, 2 डायपोल मूवमेंट, ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो कैंसिल कर देते, अब नहीं होंगे क्योंकि लोन पेयर आ गया। वाटर में भी क्या आते हो पे, लोन पेयर, तो अब ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये भी, तो नॉन पोलर SO3, और पर उसमें बॉन्ड्स कैसे, पोलर, सो आंसर बीटा। Question 35, which of the following molecules does not obey dot and cross model diagram। अब देखें 2 H हैं, एक का इलेक्ट्रॉन डॉट से, एक का क्रॉस से, और आगे पेयरिंग में भी एक डॉट और एक क्रॉस, ठीक है। बीटा, ये H के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से, कार्बन के 4 होते हैं डॉट से, अब कार्बन के 4 डॉट हो गया और H के हर एक में एक क्रॉस हो गया, ठीक है। चार्ली, H और O के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 2 पेयर्स की शक्ल में होते हैं, 2 और एक अलग अलग होता है, बिल्कुल ठीक है। 2px में एक होगा, 2px में 2, 2py में एक, 2pz में एक, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो अब आप देखें ज़रा ध्यान से, ये डॉट क्रॉस है, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्रॉस हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता। डॉट क्रॉस मॉडल का मतलब ही यही है कि अगर एक एटम के इलेक्ट्रॉन डॉट से होंगे तो दूसरे के क्रॉस से, तो पक्की बात है आंसर 4।
बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।